जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूँ आप रोज कुछ नया सीख रहे होंगे, जो कि मैं मंडे टू लेके सैटरडे तक आपके सामने रहता हूँ। करंट अफेयर लेके आता हूँ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और योजना मैगजीन से। तो मैं आशा करता हूँ आप सीख रहे होंगे और हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बस आपको उसमें क्या करना है, सहयोग करना है। और कहीं ना कहीं क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है बेसिकली करंट अफेयर के ऊपर है। कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट चीज जो है, आज एमपीपीएससी का, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कल कंडक्ट करा गया था। तो हम लोग उसके भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि डिस्कस करेंगे। तो आज एंटिल बने रहना है। और मेरा बस यही कहना है कि आप कुछ सीख के जाओगे। मैंने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, उसी में से करंट अफेयर स्टैटिक्स आया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का फैक्चुअल डाटा आया हुआ है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका जो मोटिवेशन है वो ये है, कल एयरफोर्स की ग्रेजुएट परेड हुई थी बेंगलुरु में। तो बेसिकली देख सकते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, जो आए थे एयरफोर्स एकेडमी में। और कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो कि डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं तो मानते होंगे ना कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, यू हैव एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप देख सकते, शेक योर हैंड्स विथ डिफेंस मिनिस्टर्स एंड लाइक अ प्रोफेशनल्स दे आर अचीव इन अवर लाइफ। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आपके लिए। यहाँ कुछ शब्द नहीं लिखे, यहाँ कुछ शब्द नहीं लिखे, बट ये बिना शब्द के भी बहुत सारी चीजें कह जा रही है। विद अ डिसिप्लिन, विद अ मैनर्स, विद अ फ्लाइंग बैचेस। मतलब आप देख रहे हो, जब आप एयरफोर्स में एज अ पायलट, एज अ ऑफिसर यू विल बी रिकमेंडेड, देन यू विल बी अचीव दिस सिंबल लाइक अ ईगल। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी हुई। और जो हमारे आगे फ्यूचर में बच्चे सिलेक्शन लेंगे, उनका जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली मैं आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स माय डिटेल। माय नेम इज रोहित रानवे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी मैं पढ़ाता हूँ। सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट जैसे एग्जाम मैंने खुद क्रैक किए हुए। ठीक है। लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स, करंट अफेयर जो चल रहा है, डाउट सॉल्विंग सेशन मुझसे ले सकते हो। एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी चल रहा है। हमारे जो बैचेस है एनडीए के लिए स्टार्ट है, तो प्लीज एनरोल करें आपकी सफलता निश्चित करने के लिए। ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप, पीडीएफ नोट्स, डेली 6 to 8 आवर स्टडी प्लान चल रहा है। ठीक है। और इस टेलीग्राम पे जुड़ना है आपको। और कहीं ना कहीं क्या करना है, टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद वहां से करंट अफेयर और पीडीएफ, उसकी डिटेल्स और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है। आई होप तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आज आते हैं, आज क्वेश्चन रिलेवेंट था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाटो। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिलिट्री अलायंस। मतलब ये बेसिकली क्या है, मिलिट्री अलायंस है, स्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कॉल्ड द वॉशिंगटन ट्रीटी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि वॉशिंगटन ट्रीटी को क्या बोला जाता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बोला जाता है। और ये कब हुई थी, अप्रैल 1949। इसमें कौन कौन है, यूएसए, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। मतलब ये किसके अगेंस्ट में बनाया गया है, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए। मतलब आप समझ सकते हैं ये अलग ही लेवल का फंडा है। रशिया वर्सेस यूएसए, जो जो बड़े जाइंट है, दो बड़े जाइंट है, उनके बीच में ये मिलिट्री अलायंस है। ठीक है। देयर आर करंटली 30 मेंबर्स स्टेट, मतलब 30 कंट्री है इसके अंदर। रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन हैज द इंटरेस्ट टू ज्वाइन द नाटो। फिनलैंड को तो क्या मिल चुका है, परमिशन मिल चुका है, और वो नाटो का कहीं ना कहीं पार्ट है। स्वीडन अभी बाकी है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है रिसेंट में कौन जुड़ा, तो फिनलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में, कहा, बेल्जियम में। ठीक है। हेडक्वार्टर अलाइड कमांड ऑपरेशन का है, मोनोस, बेल्जियम के अंदर। ठीक है। और ये सब कंट्री से अल्बेनिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी,
ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लुथेनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनिग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन। ठीक है, देखो आप सबको ये चीजें याद नहीं करनी है, सिर्फ मेरा ये मकसद था कि आपको कुछ पता हो। कैसा होता है, यूपीएससी 2022 के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था कि आप बताओ नाटो का मेंबर कौन नहीं है। ठीक है, यूपीएससी 2022 के अंदर डायरेक्टली पूछ दिया था, जैसे 6-7 कंट्री दे दी और उसमें 1-2 कंट्री फालतू दे दी और आपको बस एलिमिनेशन करके उसको राइट करना था। ठीक है, तो बेसिकली आप कभी इस क्वेश्चन से धोखा ना खा जाओ, इस वजह से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआरए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानना है। आईसीएमआरए क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया सुप्रीम बॉडी टू फॉर्मुलेट, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट बायो मेडिकल रिसर्च। ठीक है, आईसीएमआरए का जो काम है वो क्या है? रिसर्च करना और कोऑर्डिनेट करना, किसमें? बायोमेडिकल रिसर्च में। ये कब फॉर्म हुई थी? 1911 में। इज नो एज अ इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, उस समय क्या बोला जाता था? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इन 1949 आईआरएफए रीनेम एज अ आईसीएमआरए। अब ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में बनी थी, तो उस टाइम पे उसका फंड एसोसिएशन नाम था, और बाद में क्या बना दिया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कब बना? 1949 में। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? हेल्थ सर्विस, डीएचए, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भविष्य में आप इस इंस्टीट्यूट से अगर जुड़ना चाहते हो, एग्जाम इसका कंडक्ट होता है, 2-3 साल में एग्जाम्स आते रहते हैं, असिस्टेंट साइंटिस्ट, एएसओ, एसओ। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट से है, हेल्थ सर्विस से है, और कौन सी मिनिस्ट्री है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका काम क्या है? इट इज अ नाइदर अ स्टैच्यूटरी बॉडी नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी। ये ना कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है और ना ये कोई रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब इसका कोई रेगुलेशन का काम भी नहीं है, प्लस ये पार्लियामेंट से भी नहीं बनी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस, इट इनकरेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिक ट्रायल्स बिफोर द एनरोलमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिसिपेशन। बेसिकली जो क्लिनिक खोलते हैं डॉक्टर बनने का, बीएमएचएस एमबीबीएस करने के बाद जो भी क्लिनिक खोलता है या प्रैक्टिस करता है, तो सबसे पहले कहां से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? आईसीएमआरए से। It has been publishing the Indian Journal of Medical Research since 1913. बेसिकली कोई रिसर्च हमने करी, इंडिया ने कोई रिसर्च करी है, तो बेसिकली कौन पब्लिश करेगा? आईसीएमआरए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 1913 से ये जर्नल पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, कहीं ना कहीं आशा करता हूं। With this, the One Nation One Ration Card program has been successfully implemented all state union territory, making food security portable through the country. बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड ये कोविड टाइम पीरियड में लाया गया, कोविड-19 टाइम पीरियड में। क्यों? इसका कारण ये था, राशन कार्ड तो पहले से ही चल रहे थे, पर वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये था कि बेसिकली कोई व्यक्ति अगर वो यूपी से बिलोंग कर रहा है, राजस्थान से बिलोंग कर रहा है, और वो केरला के अंदर काम कर रहा है, पर वो उस अनाज का तो बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है, उसकी फैमिली तो अनाज का बेनिफिट नहीं उठा पा रही क्योंकि वो केरला में रह रही है, तो कहीं ना कहीं वो केरला के अंदर भी क्या ले सकता है? राशन ले सकता है, जो कि उसको राजस्थान में मिलने वाला था। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड का इंपैक्ट यही है, और आधार से ये लिंक होगा, तो आप कहीं भी जाओगे ऑनलाइन पुट करोगे आधार नंबर और आपका डिटेल वहां दिख जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एनरोल्ड द मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द ओएनआरसी प्लान, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड। बेसिकली आप मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च करो और उसके अंदर बहुत सारे एडवांटेज और भी है, तो आप उसको देख सकते हो। द मोबाइल ऐप इज प्रोवाइडिंग होस्ट ऑफ यूजफुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द बेनिफिशरीज इन 13 लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 लोकल लैंग्वेज के अंदर ये लाया गया। किस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या करेगा? इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो बेसिकली हर वो व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं क्या है, इसका लाभांक ले सकता है, तो 13 भाषाओं में ये दिया गया। ये स्कीम कौन लॉन्च किया हुआ है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए। ये स्कीम किसने लॉन्च करी हुई है? स्कीम विल बी इंप्लीमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है,
दिस सिस्टम अलाउ द NFSA बेनिफिशरीज पार्टिसिपेंट माइग्रेंट वही मैंने बोला, अगर कोई बिहार में रह रहा है, महाराष्ट्र में आके अगर ग्रेन लेना चाहता है तो ले सकता है, टू क्लेम आइदर फुल और पार्ट फुल ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, FPS। बेसिकली राशन की दुकान को क्या बोला था, फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री थ्रू एक्सेसिव राशन कार्ड विद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सीमलेस मैनर। बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा आधार कार्ड का आपके राशन कार्ड के साथ, तो फिर आप सिर्फ बायोमेट्रिक करोगे, वह अंगूठा लगाओगे और उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपने राशन लिया है, नहीं लिया है, कहाँ लिया है, कौन से स्टेट में लिया है, कितना लिया है, पूरी डिटेल आपको यह पता चल जाएगी। ये इंप्लीमेंट कब किया गया था, 2019 में। ठीक है, कब किया गया था, अगस्त 2019 में। तो आई होप सो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यू विल बी टैकल दिस क्वेश्चन। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट चीता। कल ही बच्चे पूछ रहे थे तो आज मैंने बता दिया भाई चीते का क्या है क्या नहीं है। चलो आ जाओ, प्रोजेक्ट चीता इंडिया एम्बिशन अटेम्प्ट द अफ्रीका चीता इन द वाइल्ड इन द कंट्री हैज कंप्लीट अ ईयर ऑफ सितंबर 2022। बेसिकली 2022 के सितंबर में अफ्रीका से चीता लाया गया और कहीं ना कहीं ये एक बायोडाइवर्सिटी की बचाने की होड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि चीता क्या है, प्रेडिक्टर है, मतलब ये नीचे के एनिमल को कंज्यूम करता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट फेज अ सेटबैक विद अ 40% लॉस इन द फंक्शन ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन रिजल्टिंग द डेथ ऑफ 6 आउट ऑफ 20 चीता। 20 चीते आए थे जिसमें से 6 की डेथ हो गई है, दात्री, शशा, सूरज, उदय, दक्षिणा एंड तेजस, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो बेसिकली 6 चीते की डेथ हो गई। इससे क्वेश्चन बना दिया एक एग्जाम में, तो SSC वगैरह का कोई एग्जाम था तो उसमें पूछ दिया था कि इसमें से मेल कौन है फीमेल कौन है। तो 20 चीताज लेके आए थे जिसमें से 6 की डेथ हो गई है। ठीक है, ओनली 3 चीताज नेमली नामीबिया इंपोर्ट आशा, गौरव एंड शौर्य स्पेंड मोर देन 3 months कंटिन्यूसली इन द वाइल्ड। बेसिकली आशा, गौरव और शौर्य इन तीनों ने ही कंटिन्यू किया वाइल्ड में सरवाइव करना। हाउएवर दे हैव बीन कंफर्म टू बायोमास सिंस जुलाई 2023। मतलब बेसिकली ये मैदान में जा रहे हैं, मैदान में शिकार करने का भी ये काम कर रहे हैं। देखो, हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो इकोसिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। अभी हम और जानेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चीता हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमें अफ्रीका के नामीबिया से ये चीते लाने पड़े और कहा लेके आए, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। देखो ये रहा, द चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट फॉर्मली कवर्स 2022 restore the population of cheetahs which declared extinct the country in 1952। लास्ट चीता कब देखा गया था इंडिया में? 1952 में। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। कहां से? नामीबिया और साउथ अफ्रीकन नेशन से लेके आए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कोलैबोरेशन विद द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चीता एक्सपर्ट फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। बेसिकली इतनी सारी अथॉरिटी की मंजूरी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जब जाके इंडिया के अंदर क्या हो पाया, ये ट्रांसलोकेशन हो पाया। चीता का आना कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हायरार्की में मेंटेनेंस होना, बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करना, क्योंकि ये बड़े बिग कैट्स में आते हैं, जैसे टाइगर लॉयंस आते हैं ना, वैसे चीता भी आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैंने फोटो वगैरह भी डाली है, मेल कितने थे, फीमेल कितने हैं। ठीक है, नामीबिया से कितने लिए? 3 मेल और 5 फीमेल, और साउथ अफ्रीका से कितने लिए? 7 मेल और 5 फीमेल। ठीक है, ये सब देख सकते हो, इनका नाम वगैरह है, गामिनी, अग्नि, वायु, निर्भय, वीरू, धीरू। ठीक है ना, ये सब नाम भी है, तो आप आराम से देख सकते हो। और टोटल मंथ स्पेंड बाय द ऑल चीतास इन द वर्ल्ड 26.7, मतलब अप्रोक्सीमेटली इनकी जो एज होती है वो करीब करीब 30 साल के लमसम होती है, उससे ज्यादा ये जी नहीं पाते। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा आज इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी पढ़ना भी आवश्यक है, जिसे हम आज क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है और अच्छा भी है। हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा अपने को बाहर से आ रहा है,
उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा, जैसे कि किसी के पास पैसा है, वो इंडिया में लगाना चाहता है, किसी इंडस्ट्री में, कोई लैंड में, कोई फॉर्म में, किसी भी सेक्टर में लगाना चाहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एनुअल एफडीआई 84,835 मिलियन इन 2021 टू 22। बहुत ज्यादा, 84,835 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है, ओवरटेकिंग लास्ट ईयर बाय 2.87 बिलियन। ठीक है, इसको क्या किया गया है, ओवरराइड किया गया है, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले। यूएनसीडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2000 रैंक इंडिया हैज द 7th रैंक अमंग द टॉप 20 होस्ट इकोनॉमी इन द एफडीआई। बेसिकली टॉप 20 कंट्रीज में 7th रैंक आता है इंडिया का एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। A foreign direct investment is the investment made by the firm or the individual one country into business interaction location in another country। Basically समझिए, यहाँ से कोई यूएसए में रह रहा है और यहाँ कोई है इंडिया में। अब किसी व्यक्ति को लग रहा है कि इंडिया में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, 10 to 12% का रिटर्न मिलेगा, तो वो क्या करेगा, एफडीआई करेगा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देगा। कहां से, यूएसए से इंडिया की तरफ। ठीक है, और भी डीप जाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो वो भी, पहले थोड़ी सी चीजें बेसिक सीख लो, ठीक है ना। इकोनॉमी में भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, एफएफआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो सब भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एफडीआई लेट्स अ इन्वेस्टमेंट परचेस एंड डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंट्री। डायरेक्ट आप फॉरेन कंट्री से इंटरेक्ट कर सकते हो। टॉप 5 एफडीआई सोर्सिंग नेशन कौन है, सिंगापुर में सबसे ज्यादा आ रहा है 27%, यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इनके यहाँ एफडीआई सबसे ज्यादा, यूएसए सेकंड नंबर पे है, सबसे ज्यादा सिंगापुर में आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो होता है ये टैक्सेस थोड़े से कम। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ एफडीआई क्या होता है। टॉप सेक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फॉर्म बिजनेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, करेक्ट टेक, टेस्टिंग एंड एनालाइजमेंट, एटॉमिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो ऐसे सेक्टर है जहां कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को है, टॉप 5 फर्म्स। इक्विटी कैपिटल इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परचेस ऑफ शेयर ऑफ एंटरप्राइज इन द कंट्री अदर देन द ओन। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये कोई इसके शेयर ले रहा है, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ कोई टाटा है, ठीक है, और वो व्यक्ति यूएसए से आया है, उसको दिख रहा है मार्केट में कि टाटा का शेयर 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कर लेगा, इसमें 20% नहीं बोल सकते, 20 शेयर खरीद लेगा। मतलब एक शेयर का दाम अगर 200 रुपए चल रहा है तो उसने क्या कर लिया, 20 शेयर खरीद लिया, मतलब 2000 का शेयर खरीद लिया। ठीक है, तो बेसिकली शेयर खरीदना, परचेस करना, ये भी एफडीआई के अंदर होता है। इन दिस द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई ऑफ इंडिया। मतलब जब आप एफडीआई में इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली आपको आवश्यक नहीं होता है कि आप गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप क्या करो, परमिशन लो। ठीक है, इन इंडिया एफडीआई अप टू 100% इज अलाउड इन द नॉन क्रूशियल सेक्टर थ्रू द ऑटोमिक रूट, नॉट रिक्वायर्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नॉन क्रूशियल सेक्टर मतलब प्राइवेट फर्म्स वगैरह। अब जैसे आप डीआरडीओ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एचएएल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डिफेंस के कोई भी सेक्टर में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आपको एमएचए से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इन दीज द फॉरेन एंटिटी हैज टेक टू अप्रूवल द गवर्नमेंट। कौन कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी पोर्टल टू सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ द एप्लीकेशन विच थ्रू द अप्रूवल रूट, एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल, डीपीआईआईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किस किस से परमिशन लेनी पड़ती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल से, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड से, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। जब जाके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एफडीआई कर सकते हो इंडिया में। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी बहुत सारी चीजें। तो अभी हमारा चैप्टर क्या है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, एमपीएससी का डिस्कशन करना है। एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसके ऊपर हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है।
ठीक है, शांति बनाए रखें। और अभी हम क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा पेपर आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आपको भी कहीं ना कहीं मजा आएगा पेपर सॉल्व करके। देखो, ये एमपी पीएससी का पेपर है, मतलब स्टेट पीसीएस कंडक्ट कर रही, स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में, तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। और ये कब हुआ था? कल 17 दिसंबर 2023 में। तो जो भी व्यक्ति एनडीए, सीडीएस या अगर कोई भी एग्जाम दे रहा है जो कि डिफेंस रिलेटेड है, या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, तो आप मान सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 30 क्वेश्चन जो है ना आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन है, दो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, दो, तो कितना होगा 200 क्वेश्चन। ठीक है, और 30 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो बेसिकली 60 नंबर तो आप इजीली लेके आ सकते हो। ठीक है, अब इस पे हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आया था। देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिजल्ट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर द कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। अब पूछ रहा है सन की स्टडी करने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन भेजा था। अब देखो भाई, सोलर मिशन एल का तो कोई संबंध ही नहीं है, सोलर ऑर्बिट का भी कोई संबंध नहीं है, भास्कर हमने भेजा नहीं है, आदित्य L1। ठीक है, अब ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है, 10th 11th 12th में भी ढंग से अगर पढ़ रहा होगा तो। ठीक है, ढंग से जिसने करंट अफेयर फॉलो किया है उसको पता होगा आदित्य L1 जो है वो किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया सन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गया। अब देखो और क्वेश्चन देखते, इंटरनेशनल रिजर्व कैमलेट्स। ठीक है, ये करंट अफेयर का था। और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब कोई मेरा करंट अफेयर फॉलो कर रहा होगा तो बेसिकली एलिमिनेट कर लेगा। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी ऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब आयोडीन की कमी ना हो हमारे बच्चों में, हमारी सोसाइटी में, वो तो लॉन्च किया है। इसने क्या पूछा है? नॉट। कौन सा लॉन्च नहीं किया गवर्नमेंट ने? प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लोरेस, ये भी किया है, आयरन के लिए भी किया है, ओरल हेल्थ प्रोग्राम नहीं किया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये, मतलब आंसर रॉन्ग क्या है? नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अब भाई ज्योग्राफी जिसने 10th 11th की ज्योग्राफी पढ़ी वो तो आराम से दे देगा भाई। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है जहां ज्यादा हलचल नहीं होती है? तो वो होता है मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां ज्यादा हलचल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चलो। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल एक्सेप्ट नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ द इंडिया। अब नेशनल हॉटस्पॉट वाला जो इंडिया के अंदर है वो कौन सा सिस्टम नहीं है? क्वेश्चन पढ़ो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ग्लोबल एक्सेप्ट नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ द इंडिया। इंडिया को कौन सा नेशनल हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय है, ठीक है, सुंदरबन भी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट तो बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, नारो हिल्स नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नारो हिल्स। ठीक है, चलो आगे देखें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जहां तक मैं करा पाता हूं देखता हूं मैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे क्वेश्चन। हाँ, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। इन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन एज अ पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिकल लेवल, दिस एक्सप्लेन बाय द विच। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया हुआ क्या है कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या कर रही है? डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिकल की तरफ। तो बताइए ये कौन से मतलब एक्सपेरिमेंट में बताया गया? तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। ऑस्टिकेलोस्टोस, ऑक्सटिकेलोस्टोस ये बेसिकली बोन से रिलेटेड है। ऑक्सटिकेलोस्टोस आपने सुना भी होगा, तो ये बोन फॉर्मेशन के लिए होता है। इसके लिए आपको B12 की गोलियां भी दी जाती है, B6 की भी दी जाती है, और कैल्शियम कंबाइन भी दिया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कंबाइन की टेबलेट्स भी दी जाती है। तो क्या है? बोन फॉर्मेशन के लिए ऑस्टियोक्लेट्सिस। ठीक है, यहां तक आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल ज्यादा है नहीं, अगर देखा जाए तो ठीक ठीक क्वेश्चन है, कुछ कुछ है बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी थे। अब जैसे तो पॉलिटी के क्वेश्चन है भाई, यहाँ तो मजा ही आ गया मुझे क्वेश्चन देख के। जो मेरी क्लास में पढ़ रहा होगा ना पॉलिटी, जो मुझसे पॉलिटी पढ़ रहे 11वीं 12वीं के बच्चे, उनके तो भाई भाग्य खुल गए ऐसे क्वेश्चन देख के। वो बोलेंगे सर हम दे लेते, हम बन जाते आईएएस वगैरह, पीसीएस, तहसीलदार वगैरह हम ही बन जाते। देखो आयो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उसको?
अब बताओ इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द हाई कोर्ट जज? अब हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज क्या होती है बेटा? 62 साल होती है, 62 ईयर। और अगर यही पूछ दिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी है तो ये 65 साल हो जाती। ठीक है, याद रख लेना। अब कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो उड़ा देना पहली फुर्सत में। तो पूछ रहा मैक्सिमम क्या होगी हाई कोर्ट की? 62। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज द म्युनिसिपल लॉ बीन बी अपडेटेड? अब जिसने भी 10th क्लास एनसीईआरटी पढ़ी है या स्टेट भी पढ़ी होगी तो दो आता है, म्युनिसिपल और पंचायती। ठीक है, पंचायत आता है और क्या आता है? म्युनिसिपल, म्युनिसिपालिटीज या म्युनिसिपल। ठीक है, तो पंचायती राज आया था 73 से और म्युनिसिपल किससे आया था? 74। तो आंसर क्या होगा हमारा? 74। इजी है, 10th क्लास की अगर किसी ने पढ़ी होगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखो, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। जिसने भी अगर मुझसे पढ़ा है तो बता सकता है, हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज या बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ब्रिटिश टाइम पीरियड में किसको बोला जाता था? लॉर्ड रिपन को बोला जाता था। लॉर्ड रिपन ऐसे महाराज थे जिसने सबसे पहले क्या लाया था? सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हु डिसाइड द बिल? ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा है। हु डिसाइड द बिल वेदर अ बिल और मनी बिल और नॉट इन द स्टेट? अब बेसिकली इतना सा इजी क्वेश्चन है ये, मैं पिछले 3 दिन से पढ़ा रहा हूं एनडीए वाले बच्चों को कि बेसिकली समझो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब कहां की बात हो रही है? राज्यसभा और लोकसभा की। ठीक है, जो लोकसभा में जो बिल है वो मनी बिल कौन घोषित करता है? स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। तो बेसिकली यहां स्पीकर कहां का पूछा? स्टेट का पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर ऑफ द विधानसभा। चीफ मिनिस्टर से कोई वास्ता नहीं है, गवर्नर से कोई वास्ता नहीं, लॉ मिनिस्टर से कोई वास्ता नहीं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली लोकसभा के अंदर स्पीकर कौन रिकॉग्नाइज करता? मनी बिल है कि नहीं है। तो मैंने ये बताया वही है, तो स्पीकर ऑफ द विधानसभा बात कर रहा है स्टेट की। ठीक है, अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? आई होप सो समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन दिए गए। अब ये यहाँ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर वगैरह है, और जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये कौन थे? पंडित कुंजल दुबे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर कौन थे? पंडित कुंजल दुबे। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो मजा आया भाई। पेपर हो तो ऐसा हो, मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इतना इजी था, बट ठीक है, मॉडरेट टू ठीक ठाक था। ये देखो, ये स्टेट पीसीएस डायरेक्ट यही पूछ दिया इसने। स्टेट पीसीएस का एग्जाम ही कंडक्ट हो रहा है और उसने यही पूछ दिया कौन से आर्टिकल में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज टू द पब्लिक सर्विस कमीशन? अब बात हम पीएससी की कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो कि एमपीएससी ने किया, मतलब मध्य प्रदेश सर्विस ने किया है। तो बेटा आर्टिकल 323 के अंदर है। देखो, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने, जिसका आप एग्जाम दे रहे हो उसी से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछ डाला। ठीक है, तो बेसिकली 323 से लेके 326 के बीच में आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये नीति आयोग, अब मैं 50 बार पढ़ा चुका हूं नीति आयोग। नीति आयोग प्लान जो है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। ठीक है, नीति आयोग पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। तो इसको चेंज कब किया गया? तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 में क्या बनाया गया? नीति आयोग। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कब किया गया। ठीक है, अभी यहां आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। पॉलिटी के क्वेश्चन तो बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजा आने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? कौन कौन से राइट है जो नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर नहीं आती? तो राइट रिलेटेड टू इक्वलिटी आता है, एजुकेशन आता है, लाइफ आता है, रिलेटेड लिबर्टी नहीं, लाइफ नहीं आता, ये फंडामेंटल राइट के अंदर है, राइट लाइफ टू लाइफ। ठीक है, एजुकेशन, इक्वलिटी और लिबर्टी आता है। ठीक है, तो लाइफ नहीं आता। ठीक है, चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस ऑफ मैक्सिमम पीरियड? भाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मैक्सिमम कैग, जिसे क्या बोला जाता है? कैग। ये बेटा कितने साल के लिए रहते? 6 साल के लिए रहते। ठीक है, कैग की जो पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76 के अंदर दी हुई है।
और तो जिसने भी पढ़ा होगा उसका तो मजे आ जाएंगे। आइए एनजीटी, एनजीटी पूछ दिया, नेशनल ग्रीन ट्रैवल पढ़ाया हुआ है मैंने, पीछे वाले वीडियो उठा के देख लो, हेडक्वार्टर भी बताया हुआ नई दिल्ली है, वही पूछ रहा है हेडक्वार्टर कहां पर है। तो बताओ इससे अच्छा और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, और आशा करता हूं आप लोगों को भी मजा ही आ रहा होगा क्वेश्चन देख के। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। हाँ, योगा दिवस, ये देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा इसने, योगा दिवस 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे कब से चालू किया बेटा? 2016 से किया हुआ है। 2016 से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, योगा दिवस मनाना चालू किया हुआ है। और कौन सा क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है जो कि मजा आने वाला क्वेश्चन है? ठीक है, इसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं दे दूंगा, आप देख लेना। हाँ जी नाम, हाँ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक बहुत अच्छा तो क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को। जैसे आपके घर में फोन होते हैं, टेलीफोन वगैरह किसी ने यूज किया हो तो पहले के जमाने में पेरेंट्स वगैरह टेलीफोन वगैरह यूज करते थे, तो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूज इन टेलीफोन लाइन? टेलीफोन लाइन के अंदर किस तरीके का जो नेट है वो यूज किया जाता है, मतलब इंटरनेट। तो बेसिकली केबल नहीं है, केबल नहीं है, फाइबर ऑप्टिकल तो वाईफाई होता है, सैटेलाइट का कोई संबंध नहीं तो डीएसएल है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, कमेंट में लिखना है। बहुत अच्छा है, डीएसएल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा। जो ई कॉमर्स कंपनी है उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स कंपनी का? जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का क्या है? लिमिटेड रीच, गलत। इनएबिलिटी पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस, गलत। हायर ऑपरेशन कॉस्ट, नहीं, हायर ऑपरेशन कॉस्ट होती तो ये लेते क्या भाई? 24/7, कभी भी रात में 2 बजे उठ के भी आप बुक कर सकते हो, कुछ भी चीज ऑर्डर मंगा सकते हो। एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7, बहुत अच्छा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन, ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो ये बिजनेस कैसा है? कस्टमर टू बिजनेस है कि कस्टमर टू कस्टमर है? बिजनेस टू कस्टमर है, तो आंसर क्या होगा? बिजनेस टू कस्टमर है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस कर रहे हैं और कस्टमर तक अपनी डिलीवरी दे रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, मजा आएगा। टाटी पलकल ऑयल रिफिल कहां मिलेगा आपको? फैक्चुअल को है ये, कहां मिलेगा आपको? बेसिकली ये तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश इसका आंसर होना चाहिए। टाटी पक्का ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो। हाँ ये देखो, अब भाई आज के जमाने में नेट वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, फैक्चुअल डाटा है। जिसने आईटी वाईटी पढ़ा होगा तो उसको पता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर कौन नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायर है, गूगल क्रोम है, याहू तो मेल है। ठीक है, अब देखो यहां भी चैट जीपीटी किसने बनाया? ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। गूगल मत करके आज, एप्पल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज नियर द गाजा स्ट्रिप? अब भाई इजराइल का मैटर चल ही रहा है तो क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने इजराइल का रिलेटेड सब चीजें पढ़ाई हुई है, तो बेटा इजराइल कहां पर है? मेडिटेरियन सी, ये तो मैंने पढ़ाई है, तो अब बताओ मेरे पढ़ाई के बाहर आ गया? आए ही। तो फिर वही बोलना चाह रहा हूं, पढ़ाई करोगे अच्छे से करोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? विच इलेक्ट्रॉन डिवाइस यूज इन द सेकंड जनरेशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अभी 7th जनरेशन चल रहा है। पूछ रहा है सेकंड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था? तो ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर लेवल का कंप्यूटर था। ठीक है, चलो आगे देखे। हाँ ये तो मतलब यार एकदम अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ये तो मजा देने वाला क्वेश्चन है। देखो पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। चलो, बाय रिजर्व दिया एक तरफ और स्टेट दिया। सबसे पहले क्या है? नोक्रेक। देखो अगर कुछ नहीं पता तो सिमलीपल का है उड़ीसा में, मतलब 3 का 2, 3 का 2, मतलब क्या बोल सकते? 3 का ए, 3 का ए इसमें, 3 का इसमें, मतलब ये गलत ये गलत, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब उसके बाद आ जाओ मनास, मनास कहां मिलेगा? आसाम में, मतलब 2 का डी, 2 का डी, 2 का बी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। और कुछ नहीं आता तो 2 आता है, उसमें भी काम हो जाएगा। तो नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय में है, और सरेसलम का है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहां तक तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पूछा आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस
अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी रेट 2011 के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा केरला का है, उसके बाद मिजोरम का है, उसके बाद गोवा का है, उसके बाद त्रिपुरा। तो सबसे कम किसका? त्रिपुरा का। और सबसे ज्यादा किसका है? केरला का। ठीक है, चलो। हाँ, ये क्वेश्चन भी भाई 9-10 पढ़ते हो ना। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फियर लेयर इज नो फॉर ऑल चेंज इन द क्लाइमेट एंड द वेदर। कहां आपका क्लाइमेट और वेदर तुरंत चेंज हो जाता है? कहां होता है? स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? स्ट्रेटोस्फियर। अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज फ्रॉम द त्रिम्बक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक कौन सी नासिक से नासिक डिस्ट्रिक्ट से त्रिम्बक हिल से कौन सी आपकी नदी निकलती है? धारदार तो नहीं निकलती, ये गलत हो गया। भादरा भी नहीं निकलती, शत्रुंजा भी नहीं निकलती, वैतरणी निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैतरणी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ इजी क्वेश्चन थे। हाँ, यह थोड़े से हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देख लेते। हाँ, अभी ये मजेदार क्वेश्चन है, ये इसमें ही तो मजा है। हिस्ट्री में मजा नहीं तो फिर किस में मजा है? इन विच सेशन कांग्रेस डिवाइड द मॉडरेट और एक्सट्रीम। भाई सूरत सेशन के अंदर कांग्रेस एक्सट्रीम और मॉडरेट लेवल में बढ़ गई थी। यहां आ जाओ, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने करी थी? चौधरी रहमत अली साहब ने। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अशफाक खान, ये नहीं है। चौधरी रहमत अली ने बोला था सबसे पहले। ठीक है, बुंदेलखंड और बाघेल खंड को क्या किया गया था? मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको कहां किया है? विंध्य प्रदेश में किया हुआ है। 1948 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया? चीजें क्लियर हुई? बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे बहुत पसंद आए। हाँ, अब ये देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन 8वीं का बच्चा बता देगा, ढंग से पढ़ा होगा तो। सबसे पहले गणेश उत्सव महाराष्ट्र में किसने मनाया? भाई बाल गंगाधर तिलक। भाई और कौन है? लाला लाजपत राय तो नहीं है, बाल गंगाधर तिलक है। इससे इजी क्वेश्चन अब कहां मिलेगा? क्वेश्चन का लेवल एकदम मजेदार। हाँ, शाह इन्वर्ट। भाई नादिर शाह कब आया था इंडिया में? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात चल रही है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। कब आया था? 1739 के अंदर। ठीक है, कब आया था? 1739 के अंदर। अब पूछ रहा, मध्य प्रदेश से एक रिवर निकलती है जो कि 3 स्टेट से होके गुजरती है। मध्य प्रदेश से एक रिवर निकलती है जो 3 स्टेट में होके गुजरती है, उसका नाम बताओ। तो कौन सी है? माही रिवर। महाराष्ट्र से जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से जाती है और गुजरात से जाती है। तो एक 3 स्टेट से होके गुजरती है। तो इजी क्वेश्चन है, आई होप सो। हाँ, यहाँ आफ्टर द कंफ्यूज शाका के जाने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन से मेटल के कॉइन रिलीज करे थे? तो सिल्वर। शाका एरा में कौन से थे? गोल्ड। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से किए? सिल्वर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। तो मजा तो मुझे बहुत आया पेपर देख के। मैं अज्यूम करता हूं अगर ढंग से किसी ने पढ़ लिया होगा तो मजा आ जाएगा उसको सॉल्व करने में। जैसे एक क्वेश्चन ये है, पूर्णा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ताप्ती की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है, समझ सकते हैं। क्लाइमेट इज फाउंड दामोह। हाँ, ये मध्य प्रदेश में किस टाइप का वेजिटेशन नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश में किस टाइप का वेजिटेशन नहीं मिलेगा? तो अल्पाइन। ये कहां मिलेगा? हिमालय में। ये कहां मिलेगा? हिमालय में। अल्पाइन थोड़ा नहीं मिल जाएगा, सब ह्यूमिड मिल जाएगा, ट्रॉपिकल वेट मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन सा नहीं मिलेगा? अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। नबार्ड कब बना था? सबसे पहले नबार्ड मतलब कौन सा बैंक हो गया? नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इसको। नबार्ड बैंक कब बना था? नबार्ड बैंक कब बना था? 1982 में बना था। कब बना था? 12 जुलाई 1982 में बना था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी देखो, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट दे सकता है? तो कौन कौन दे सकता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट दे सकता है? पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर और स्टेट असेंबली में भी इलेक्टेड मेंबर, यही लोग दे सकते हैं। सिडबी का उद्घाटन कब हुआ? अगस्त 1995 के अंदर हुआ। सिडबी कब बना? 1995 के अंदर। मैंने सिडबी के बारे में पढ़ाया, ये 2-4 लेक्चर पहले ही पढ़ लेना जाके। सिडबी कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? हाँ,
डीपीएसपी, भाई जो एनडीए की पढ़ाई मुझसे कर रहा है, मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से कंट्री से लिया हुआ है, तो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। कौन से कंट्री से लिया हुआ है? आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1980 में कितने बैंक को नेशनल बैंक घोषित किया था? तो 6 बैंक को नेशनल घोषित किया हुआ था। ठीक है। पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलकर बनता है? पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनता है। तो आई होप सो करते करते भी मैंने करीब करीब 30-40 क्वेश्चन करवा दिए आपको, जो कि इजी थे। ठीक है। अब ये बताओ, राइट टू एजुकेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मिला था? तो कौन से? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से मिला था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो अगर ढंग से पढ़ोगे तो समझ में। हमारे कितने मौलिक कर्तव्य, हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। आर्टिकल 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कितने? 11 है। पहले 10 थे, अब 11 है। अब यहां क्या पूछ रहा है? सोशलिस्ट वर्ड। सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब लिया गया था? सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब लिया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है। कौन से उससे लिया था? कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। बच्चों याद रखना, मेरे पढ़ाए हुए से बाहर जाना ही नहीं है क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन इसका आंसर होगा। क्या पूछ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके कहने पे बनी थी? कैबिनेट मिशन के कहने पे बनी थी। ढंग से बस पढ़ते जाना है। और ये क्वेश्चन खत्म हो गए, 100 ही क्वेश्चन थे, और जहां तक हो सका मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को बताने की। ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा और काफी सारी चीजें आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आपको पसंद आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, बट आपको क्वेश्चन डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। और ठीक है, लाइक और शेयर करते रहना। लव यू ऑल।